और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन की सेना के हमले में मारिउपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हर तरफ सिर्फ इमारतों का मलबा, जली हुई गाड़ियां, टूटे हुए टैंक, ध्वस्त हो चुके मकान और आसमान से गिरने वाली मिसाइलों से बने गड्ढे हैं। लंदन के चाथम हाउस थिंक टैंक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने पूरे शहर को उजाड़ दिया है। There is nothing there to fall apart. It is already devastated. There is no place. There is no structure. It is all destroyed completely. सौरभ गांगुली के घर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली के घर पर डिनर किया। खाने के दौरान वहां परिवार के लोग भी दिखाई दिए। बिहार में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में बिहार में विकास नहीं होने का दावा किया था, जिस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन्हें राजनीति का धंधेबाज बता दिया। प्रशांत किशोर के बिहार में विकास नहीं होने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि विकास हुआ है या फिर नहीं, ये बिहार की जनता जानती है। उधर जैसे जैसे 9 मई की तारीख करीब आ रही है, उसका सस्पेंस गहराता जा रहा है। किसी को नहीं पता कि 3 दिन बाद क्या होने वाला है। 9 मई रूस के लिए एक बेहद अहम तारीख है। इस दिन रूस का विक्ट्री डे होता है और वो हर साल दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर अपनी जीत का जश्न मनाता है। लेकिन इस साल 9 मई की तारीख अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार इस तारीख को रूस तगड़ी लड़ाई में उलझा है। इसलिए वहां विक्ट्री डे सिर्फ 77 साल पहले की जीत के लिए ही नहीं मनाया जाएगा, बल्कि उस पर यूक्रेन के युद्ध का भी सीधा असर पड़ेगा। इतना ही नहीं, माना जा रहा है कि 9 मई का दिन यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है और यूक्रेन की किस्मत तय कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन 9 मई को यूक्रेन की जंग की तुलना दूसरे विश्व युद्ध से करके अपने लोगों के मन में देशभक्ति की लौ भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। बल्कि अमेरिका का तो कहना है कि 9 मई को पुतिन अपने प्रोपेगेंडा के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे, ताकि यूक्रेन में और भी ज्यादा भयानक और खूनी जंग के लिए रूस की फौज और आम लोगों का जबरदस्त समर्थन जुटाया जा सके। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूस की तैयारी यूक्रेन के शहरों में भी विक्ट्री डे मनाने की है। कहा जा रहा है कि इसके लिए मारिउपोल शहर में सड़कों की सफाई का काम भी चल रहा है। 9 मई को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। वहीं दुनिया से भुखमरी मिटाने में मदद कर रही संयुक्त राष्ट्र की संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने चेतावनी दी कि यूक्रेन युद्ध की वजह से विश्व के 40 करोड़ लोगों पर भुखमरी का खतरा मंडरा सकता है, क्योंकि काला सागर से लगे यूक्रेन के बंदरगाह जंग छिड़ने के बाद से ही बंद है। ऐसे में करीब 1.5 महीने से वहां के बंदरगाहों से अनाज की सप्लाई रुकी हुई है, यानी कई देशों को वहां से जहाजों के जरिए अनाज नहीं भेजा जा रहा। ऐसा तब है जब यूक्रेन और रूस दोनों देश दुनिया को गेहूं और जौ का 1/3 हिस्सा निर्यात करते हैं, जिससे उत्तरी अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में बड़ी आबादी के सामने अनाज की समस्या खड़ी होने की आशंका है। Millions of people around the world starving to death. We need these ports open and we need it now. जो तस्वीरें यूक्रेन के ओडेसा से सामने आई, उनमें खेतों में किसान फसल बोने की तैयारी करते दिखे, क्योंकि अगले महीने जून में फसल लगाई जाएगी। लेकिन इस समय उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कि गेहूं को सुरक्षित रखने वाले गोदाम पहले से ही भरे हुए हैं। बंदरगाह के बंद होने से उनकी सप्लाई हो नहीं पाई। तो ऐसे में समस्या ये है कि जो वो आगे बोएंगे उसे रखेंगे कहाँ। वहीं दूसरी तरफ WFP की तरफ से ओडेसा में कुछ फैक्ट्रियों में ब्रेड बनाना शुरू कर दिया गया, ताकि हालात बिगड़ने से पहले ही सुधार लिए जाएं। बताया गया कि वहाँ रोजाना 10,000 लोगों के लिए ब्रेड तैयार की जा रही है और उसे ओडेसा के लोगों में बांटा भी जा रहा है। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर से तनाव। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फौरन पूरे इलाके में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया, ताकि वक्त रहते किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। गुजरात के मेसाड़ा में एक मंदिर में लाउडस्पीकर पर तेज आवाज में आरती बजाने पर एक आदमी की पीट कर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस केस दर्ज कर चुकी है। वहीं गुजरात के मंदिरों में लाउडस्पीकरों के शोर के कारण हिंसा की ये दूसरी घटना है। हरियाणा के रोहतक में ट्रेन के अंदर बम की अफवाह से हड़कंप मच गया। सांपला रेलवे स्टेशन पर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने दिल्ली नरवाना पैसेंजर ट्रेन की जांच की, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। इस दौरान अफवाह फैलाने वाले को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच पुतिन के दोस्त और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को खत्म करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने की बात कही। और उनका यह बयान 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली वाली कहावत पर बिल्कुल फिट बैठता है। यानी जिसने पहले जंग को भड़काने का काम किया, वही अब शांति दूत बनने की कोशिश में जुट गया।
क्योंकि ये वही लुकाशेंको हैं जिन्होंने जंग से पहले ही तैयारी के लिए पुतिन की सेना को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे दिया था। ये वही लुकाशेंको हैं जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के पुतिन के फैसले को पूरी तरह सही ठहराया था। यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक दावा किया था कि यूक्रेन ने ही बेलारूस पर हमले की योजना बनाई, लेकिन रूस के हमले की वजह से वो ऐसा नहीं कर सका। और कहा तो यहां तक जाता है कि लुकाशेंको ने पुतिन को एक मैप के जरिए यह बताने की कोशिश की थी कि यूक्रेन बेलारूस में कहां हमला करने वाला था। यानी लुकाशेंको ने यूक्रेन के खिलाफ पुतिन को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब पुतिन के उसी खास दोस्त के सुर बदल गए। यूक्रेन पर हमले के बाद खुलेआम खुशी जताने वाले लुकाशेंको अब अमन चैन की बातें करते दिखाई दिए। Мы делали и делаем сейчас все для того, чтобы этой वойны не было। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जिसने युद्ध के हिमायती लुकाशेंको को शांति पसंद इंसान में बदल दिया? असल में इसकी वजह है जंग का लंबा खिंचना। खुद लुकाशेंको ने इस बात को माना कि जंग शुरू होने से पहले उन्हें भी यकीन नहीं था कि वो इतने लंबे वक्त तक चलती रहेगी। ऐसे में ये माना जाए कि पुतिन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जंग लंबी खिंचेगी तो ये गलत नहीं होगा। यानी लुकाशेंको के बयान पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध में बुरी तरह फंस चुके हैं और पुतिन को अपने बड़े भाई की तरह मानने वाले लुकाशेंको उन्हें इस मुसीबत से निकालने के लिए जंग खत्म करवाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन शांति की बात करने वाले लुकाशेंको जंग छेड़ने के लिए किसी भी तरह पुतिन को जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि उन्होंने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ही इसके लिए दोषी ठहरा दिया। यही नहीं, युद्ध रोकने की बात कहने वाले लुकाशेंको ने अपने देश में एक बार फिर बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसमें उनकी सेना ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत दिखाई। खास बात यह रही कि बेलारूस की सेना को इस बार रूस की आर्मी ने ट्रेनिंग दी और इस बात पर यूक्रेन की तरफ से एक बार फिर चिंता जताई गई, क्योंकि 24 फरवरी को रूस के हमले से पहले भी उसके करीब 30,000 जवान सैन्य अभ्यास के बहाने बेलारूस में जमा हो गए थे और उन्होंने 24 फरवरी को बेलारूस की सीमा के पास के यूक्रेन के कई इलाकों पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया था। यूक्रेन की फौज ने अपने मिसाइल हमले में रूस के टैंकों को उड़ाने का दावा किया। इस हमले से जुड़ा एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें एक जंगल के पास टैंक पर मिसाइल गिरती दिखाई दी। जैसे ही हवा को चीरती मिसाइल टैंक पर गिरी, तेज रोशनी के साथ जोरदार धमाका हुआ। यूक्रेन का निशाना इतना सटीक था कि टैंक के परखचे उड़ गए। सामने आई तस्वीरों में टैंक बुरी तरह आग की लपटों के बीच घिरा नजर आया। दावा किया गया कि ये रूस का T-72B टैंक था, जो जंगल में छिपकर यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचा रहा था। और जिस T-72B टैंक को यूक्रेन की सेना ने तबाह करने का दावा किया, उसकी गिनती रूस के खास जंगी टैंकों में होती है। इस टैंक से मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही नहीं, रात के अंधेरे में भी ये अपने दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकता है। और इस टैंक में एक साथ 3 सैनिक बैठते हैं, जबकि लोडर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें ऑटो लोडर होता है जो छोटी मिसाइलों और गोलों को तुरंत लोड करता है। और यूक्रेन के मारिउपोल पर रूस का हमला लगातार जारी है। यूक्रेन के मारिउपोल स्टील प्लांट पर रूस की तरफ से जोरदार हमला किया गया। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने हमले के लिए फाइटर प्लेन और टैंक का इस्तेमाल किया। रूस के इस हमले के बाद आज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से भारी तादाद में धुआं उठता दिखा। रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे यूक्रेन को जर्मनी ने मदद का ऐलान किया, जिसमें वो 7 होवित्जर तोप भेजेगा। जर्मनी की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन के सैनिकों को तोप चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के 41 कैदियों को रिहा कर दिया, जिसमें 28 सैनिक और 13 आम नागरिक शामिल हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस ने युद्ध के बीच अपनी छवि सुधारने के लिए कदम उठाया है। खबर है कि काला सागर में मॉस्को के बाद रूस का एक और जंगी जहाज यूक्रेन की सेना के निशाने पर है। यूक्रेन ने दावा किया था कि पिछले महीने उसने रूस के युद्धपोत मॉस्को को बर्बाद कर दिया था और खबर है कि अब उसके निशाने पर है रूस का एडमिरल मकारोव। Forbes.com ने लिखा कि फिल्मी स्टाइल में मॉस्को के डूबने के बाद अब अगला नंबर रूस के एडमिरल मकारोव का हो सकता है। रूस का यह जंगी जहाज भी काला सागर में उतरा हुआ है, जो रूस का तीसरा सबसे खतरनाक युद्धपोत है, जो जमीन से आसमान में मार करने वाली मिसाइलों को दागने में सक्षम है। काला सागर में मॉस्को के तबाह होने के बाद जेलेंस्की ने राहत की सांस ली थी, लेकिन पुतिन ने एक और जंगी जहाज उतारकर उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि समुद्र रास्ते से कारोबार में काला सागर सबसे अहम है। यही नहीं, कहा जा रहा है कि रूस के इस जंगी जहाज में 1-2 नहीं बल्कि 8 कैलिबर क्रूज मिसाइलें लोड की हुई हैं, जो यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। एक दिन पहले ही रूस ने दावा किया था कि उसने ब्लैक सी से यूक्रेन में नेटो के ठिकानों को तबाह करने के लिए कैलिबर मिसाइल छोड़ी। ये वही मिसाइल है जो परमाणु बम भी ले जा सकती है। मतलब ये कि अगर रूस ने एडमिरल मकारोव से कैलिबर मिसाइल छोड़ दी तो तबाही पक्की है।
कहा जा रहा है कि यूक्रेन इसी वजह से पुतिन के इस जंगी जहाज का भी वही हाल करना चाहता है जो उसने मॉस्को का किया था। हालांकि रूस का कहना है कि मॉस्को यूक्रेन के हमले की वजह से नहीं बल्कि आग लगने की वजह से डूबा था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने इसका क्रेडिट अपनी सेना को दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के डूब चुके जंगी जहाज पर 500 सैनिक तैनात थे जिन्हें सुरक्षित उतार लिया गया था। और बड़ी खबर इस वक्त की सीधे श्रीनगर से सामने आ रही है, जहां पर श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है और आतंकी ने पुलिस पर भी फायरिंग की है, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है। तो ऐसे में उसको नजदीकी अस्पताल में फिलहाल भर्ती भी करा दिया गया है। और श्रीनगर अक्सर आतंकी गतिविधियां यहां पर देखने को मिलती हैं और ऐसे में एक बार फिर से आतंकी हमला यहां पर किया गया है और कहा जा रहा है कि इसमें आतंकी ने भी पुलिस पर फायरिंग की और इसी फायरिंग में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। तस्वीरें भी अब वहां से सामने आ गई है, कुछ हलचल वहां पर मचती हुई जरूर दिख रही है और आतंकी आसपास के इलाकों में छिपे हैं या फिर नहीं, इसको लेकर लगातार अब पुलिस भी सतर्क मोड पे आ गई है और सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है और पुलिसकर्मी एक घायल भी बताया जा रहा है। और आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी घायल है। श्रीनगर से बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां पर आतंकी ने पुलिस पर फायरिंग भी की और इसी फायरिंग में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। लगातार तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, वहां पर किस तरीके से अब हलचल मचनी भी शुरू हो गई है और अक्सर श्रीनगर का ये इलाका जहां पर इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिलती रहती हैं, आतंकी गतिविधियां यहां पर अक्सर होती हैं। श्रीनगर का इलाका अक्सर आतंकियों की नजर में रहता है, तो ऐसे में एक बार फिर से यहां पर आतंकी हमला हुआ है और इसी आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी बताया जा रहा है, जिसका उपचार फिलहाल चल रहा है। रिफत अब्दुल्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रिफत, और क्या डिटेल्स इसको लेकर मिल पा रही हैं, क्योंकि एक पुलिसकर्मी घायल भी है, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था ये पुलिस वाला और मिलिटेंट ने इस पे हमला किया है और बुरी तरह से इसको घायल किया गया है और हेड पे जो है, सर पे अभी बताया जा रहा है उसको गोली लगी है। मोटरसाइकिल पे ये था सिविल यूनिफॉर्म में, बताया जा रहा है कि ये पीसीआर की तरफ जा रहा था और इस बीच मिलिटेंट ने इस पे हमला किया। हालत बड़ी गंभीर है इसकी और आपको मालूम है कि इससे पहले भी काफी टारगेटेड किलिंग्स हुई पुलिस वालों की भी और पंचों सरपंचों की। और ये श्रीनगर के ईदगाह जो अलीजान रोड है वहां पे ये हमला हुआ है। फिलहाल उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया क्रिटिकल कंडीशन में, लेकिन इस एरिया को कॉर्डन में लिया गया है। सीआरपीएफ और पुलिस वहां पे पहुंच गई और उन लोगों के जिन्होंने हमला किया उनकी तलाश है, मिलिटेंटों की। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि सिचुएशन जो है हालांकि नॉर्मल है इस पूरे इलाके में, लेकिन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है इस पूरे एरिया में शुरू कर दिया गया और इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो गुलाम हसन के सर्च तौर पे ऑपरेशन चल रहा है ताकि और आतंकी ना छिपे हों और उस आतंकी को चिन्हित करने की कोशिश भी की जा रही है। ब्रिटेन के अखबार द मिरर की रिपोर्ट की माने तो पुतिन भले ही यूक्रेन को जीतने के लिए परमाणु हथियार चलाने का आदेश दे दें, लेकिन होने कुछ नहीं वाला, क्योंकि पुतिन की सेना उनका ऑर्डर ही नहीं मानेगी। यानी सीधे सीधे कहें तो दावा है कि रूस की सेना पुतिन के आदेशों को हल्के में ले रही है। द मिरर ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप बेलिंगकैट से जुड़े पत्रकार क्रिस्टो ग्रुजेव के इंटरव्यू के हवाले से किया है, जिसका आधार पुतिन की खराब तबीयत की फैली खबर है। यूक्रेन के एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में क्रिस्टो ग्रुजेव ने कहा कि पुतिन बीमार हो या न हो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना इस बात से पड़ता है कि उनके आसपास के लोग इस खबर पर विश्वास करते हैं या नहीं, और यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। पत्रकार क्रिस्टो ग्रुजेव ने दावा किया कि पुतिन के करीबियों का मानना है कि उनकी तबीयत वाकई खराब है। ऐसे में अगर पुतिन अपनी सेना को यूक्रेन या पश्चिमी देशों पर परमाणु हथियार चलाने का आदेश देंगे भी तो कोई भी न्यूक्लियर बटन नहीं दबाएगा, क्योंकि रूस के सैनिक यही सोचेंगे कि जब पुतिन 3 या 6 महीने बाद रहेंगे ही नहीं तो फिर परमाणु बम दागने का खतरा क्यों उठाना, क्योंकि पुतिन तो चले जाएंगे लेकिन उसके बाद उन्हें मुकदमे से बचाने कौन आएगा। और रूस के मुद्दे पर होलैंड को भारत का करारा जवाब। संयुक्त राष्ट्र में रूस से जुड़े एक प्रस्ताव पर भारत के रुख पर सवाल उठाने वाले होलैंड के राजदूत को भारत ने कड़ा जवाब दिया। यूएन में भारत के राजदूत ने ये साफ किया कि भारत को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना है। भारत के इस विरोध के बाद होलैंड के राजदूत ने अपना ट्वीट भी डिलीट कर दिया। यूक्रेन पर हमले के बाद प्रतिबंधों की मार झेल रहे रूस पर अमेरिका की बाइडेन सरकार ने और कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया, क्योंकि तमाम पाबंदी और दबाव के बाद भी रूस यूक्रेन में अपने सैन्य अभियान खत्म करने के लिए राजी नहीं है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने झूठी खबर छापने पर एक पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उस पत्रकार ने मारिउपोल में एक अस्पताल पर फर्जी बमबारी की खबर छापी थी।
यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले पुतिन और शी जिनपिंग के बीच हुई सीक्रेट डील का पर्दाफाश हुआ। खबर है कि बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गैस और तेल सप्लाई को लेकर एक बड़ी डील की थी, जिसका दावा किया चीन के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने। और दावा है कि ऊर्जा क्षेत्र में रूस और चीन के बीच युद्ध से ठीक पहले फरवरी में हुआ यह समझौता करीब 12,000 करोड़ डॉलर मतलब भारतीय रुपयों में 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है, जिसके तहत रूस हर साल चीन को करीब 1,000 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस की सप्लाई करेगा। यानी पुतिन यूक्रेन पर हमले का प्लान पहले ही तैयार कर चुके थे और ये अंदाजा भी लगा चुके थे कि जंग शुरू होने पर तेल और गैस के उनके कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है। यानी पुतिन यूक्रेन पर हमले का पूरा प्लान पहले ही तैयार कर चुके थे और इसका भी अंदाजा लगा चुके थे कि युद्ध छिड़ने पर उनके गैस और तेल के कारोबार पर असर पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन पर हमले का विरोध कर रहे थे और यूरोप को अधिकतर गैस और तेल की सप्लाई रूस से ही होती है। इसीलिए पुतिन ने इस सप्लाई के रुकने की स्थिति में शी जिनपिंग के साथ मिलकर प्लान बी भी तैयार कर लिया था, जिससे हुए फायदे की गवाही यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस के बीच तेजी से बढ़े कारोबार के आंकड़ों ने दी, क्योंकि इस साल के शुरुआती 4 महीनों में ही 2021 की तुलना में रूस ने चीन को करीब 60% ज्यादा गैस एक्सपोर्ट की। यही नहीं, गैस और तेल की सप्लाई को लेकर हुई इस डील के साथ ही चीन और रूस ने युद्ध शुरू होने से पहले ही गेहूं और कोयला खरीदने का भी करार कर लिया था। इस बीच जिसकी वजह से इस साल की पहली तिमाही में चीन और रूस के बीच हुए व्यापार में पिछले साल की तुलना में करीब 29% का उछाल दर्ज किया गया, जो इसी तिमाही के शुरुआती 2 महीनों में पिछले साल की तुलना में करीब 39% कम था। मतलब व्यापार में जो तेजी दर्ज की गई वो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद आई और चीनी मीडिया ने उम्मीद जताई कि युद्ध की वजह से इस साल रूस और चीन का कारोबार और भी मजबूत होकर 1 ट्रिलियन युआन मतलब भारतीय रुपयों में 11 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। इटली में समुद्र किनारे खड़ी आलीशान शहराजाद यॉट तुर्की भाग सकती है। पश्चिमी मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि ये यॉट पुतिन की है, जो वहां 2020 से है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद लगे प्रतिबंधों की वजह से इस यॉट को जब्त करने की मांग उठ रही है, जिसके बाद शहराजाद यॉट के इटली से तुर्की भाग जाने की चर्चा गर्म हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राई डॉक यानी वो जगह जहां इस यॉट को मरम्मत के लिए रखा गया था, वहां से इसे अब समुद्र में उतार दिया गया है और इसकी हलचल भी तेज हो गई। 450 फीट की ये यॉट दुनिया की सबसे महंगी यॉट में शामिल है। भारतीय रुपयों के हिसाब से इसकी कीमत 5,300 करोड़ रुपए बताई गई, जिसमें 2 हेलीपैड और स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। इसके अलावा यॉट में वो तमाम सुविधाएं मौजूद हैं जिनकी इंसान ख्वाहिश रखता है। ये यॉट पुतिन की है या नहीं, इससे रहस्य से पर्दा उठना बाकी है, लेकिन जिस तेजी से उसे तुर्की ले जाने का काम शुरू हुआ है, इससे शक और गहरा गया, क्योंकि इससे पहले भी पुतिन की करीबियों पर यूरोप के कई देशों का हंटर चल चुका है। इस दावा है कि तुर्की सरकार के अब भी रूस से अच्छे संबंध हैं। इसी उम्मीद पर इस यॉट को तुर्की के बंदरगाह ले जाया जा सकता है, लेकिन समंदर में तैरता महल लहरों से गुजरता हुआ तुर्की कब पहुंचेगा, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं दी गई। और मध्य प्रदेश की डिंडौरी में पानी पर मुनादी। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पानी की किल्लत की वजह से हैंडपंप से 2 मटके से ज्यादा पानी निकालने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पंचायत की तरफ से बकायदा मुनादी कराकर ज्यादा पानी नहीं निकालने के लिए कहा गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर्ज की वजह से दूध के कारोबारी ने पत्नी और 2 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। बताया गया कि उसने पहले पत्नी और बच्चों को जहर खिलाया और फिर बाद में उसने फांसी लगा ली। मुंबई के वडाला इलाके में पुलिस के एक सिपाही की दिलेरी से एक लड़की की जान बच गई। बताया गया कि ये लड़की दफ्तर जाने के लिए घर से निकली थी, तभी उसके प्रेमी ने उस पर जानलेवा हमला बोल दिया, लेकिन वहां मौजूद सिपाही मयूर पाटिल ने आरोपी को पकड़ लिया, जिससे लड़की की जान बच गई। वहीं जंग रूस और यूक्रेन में छिड़ी है, लेकिन चपत चीन को लग रही है। ऐसा खतरा है युद्ध की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था ढह सकती है और इसी डर ने शी जिनपिंग की रातों की नींद उड़ाई हुई है। चीन कई बार यूक्रेन और रूस से बातचीत करके विवाद सुलझाने की अपील कर चुका है, लेकिन दोनों में एक भी उसकी सुनने को तैयार नहीं। शी जिनपिंग के दोस्त पुतिन भी युद्ध पर फुल स्टॉप लगाते नहीं दिख रहे और इसी बात ने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है, क्योंकि चीन, रूस और यूक्रेन दोनों का ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और दोनों के बीच छिड़ी जंग की वजह से चीन का धंधा मंदा पड़ा है। खासतौर पर यूक्रेन चीनी माल का बहुत बड़ा बाजार है। चीन सालाना 1,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 76,000 करोड़ रुपए का अपना सामान यूक्रेन को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन यूक्रेन में जंग छिड़ी तो चीन का बट्टा बैठ गया। उसके माल का यूक्रेन जैसा बड़ा खरीदार कम हो गया। बल्कि चीन की नजर तो यूक्रेन की टेक्नोलॉजी मार्केट पर भी थी, लेकिन रूस के यूक्रेन पर हमले ने चीन का सारा खेल चौपट कर दिया।
बीते एक दशक में चीन ने यूक्रेन में अपना निवेश काफी बढ़ाया था, जिसकी वजह से 2019 में वो रूस को पछाड़कर यूक्रेन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन गया और 2021 आते आते दोनों देशों के बीच व्यापार 1900 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1,44,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो कि 2013 के मुकाबले 80% ज्यादा था। यहां तक कि चीन यूक्रेन से हथियार और डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी साझेदारी बढ़ा रहा था, बल्कि 2016 से 2020 के बीच उसने रूस और फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा हथियार यूक्रेन से ही खरीदे थे। और तो और अपने यहाँ आयरन ओर की तेजी से बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए भी चीन यूक्रेन के भरोसे था, क्योंकि चीन के पास ज्यादा लौ अयस्क नहीं है और जो है भी वो अच्छी क्वालिटी का नहीं। लेकिन जंग की वजह से चीन को यूक्रेन का आयरन ओर मिलने में दिक्कत हो रही है और इसलिए चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए चीन को खूब स्टील चाहिए। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से चीन की सिर्फ अर्थव्यवस्था ही दांव पर नहीं लगी, बल्कि शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI भी बीच मझधार में अटक गया है, क्योंकि इसमें भी रूस और यूक्रेन दोनों चीन के पार्टनर हैं। BRI बाकी दुनिया से चीन के आर्थिक रिश्ते बढ़ाने के लिए शी जिनपिंग का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का प्लान है, जिससे यूक्रेन 2017 से जुड़ा था और तब से चीन के कॉन्ट्रैक्टर यूक्रेन में कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर पैसा लगा चुके हैं। इनमें यूक्रेन की राजधानी कीव में एक नई मेट्रो लाइन भी शामिल है और मारियोपोल के एक बंदरगाह के आधुनिकीकरण के लिए $5 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 350